हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर यानी 2019 में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो ये सेट 1 है, आज इसका सेट 1 है। इसी तरह से 2018-19 मतलब जब से सिलेबस आपका चेंज हुआ है, एनटीए ने जब से सिलेबस चेंज किया है उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करती रहूँगी और साथ में कंटेंट भी आपको समझाया जा रहा है, एक्सप्लेनेशन भी दिया जा रहा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो ये आपकी मर्जी है, लाइक कर सकते हैं, शेयर करिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। और नेट पेपर फर्स्ट और सेकेंड पेपर एजुकेशन के लिए यहाँ पर आपकी तैयारी करवाई जा रही है। काफ़ी सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए क्योंकि वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट कंटेंट वहीं पर प्रोवाइड करूँगी, तो आप लोग वहाँ से अपना पीडीएफ फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस एनटीए कैसे पूछता है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना क्योंकि जो भी टर्म्स या जो भी टेक्नोलॉजी या टर्म्स या लैंग्वेज कह सकते हैं एनटीए के द्वारा सजेस्ट की जाती है, मतलब क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, स्ट्रक्चर किए जाते हैं, तो वो क्या है, बुक्स में ऐसी लैंग्वेज नहीं मिलती है ना। बुक्स में आप फंडामेंटली तो समझ लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहता है, लेकिन जब वहाँ पे टर्म्स आते हैं तो वो समझ में नहीं आते हैं। उन टर्म्स को जानना ज़रूरी है और कई बार क्या होता है उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करके या थोड़ा सा हेर फेर करके पूछा जा सकता है। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये पूछा है, विमर्शी चिंतन स्तर पर शिक्षण के आयोजन हेतु अपेक्षित बुनियादी आवश्यकताएं संबंधित हैं। तो ये पूछ रहा है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल की बात कर रहा है, जो थर्ड लेवल होता है आपका। इसका आंसर है तत्संबंधी व्याख्या में सहायता प्रदान करने से। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हुआ क्या हुआ, ये तो आपने पढ़ा ही है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो ये इसी से संबंधित है। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से यहाँ पे पढ़ना है और समझ के आंसर देना है। विमर्शी स्तर, अगर हम इसकी डिटेल की बात करें तो गहरे अध्ययन, चिंतन तथा मनन के लिए पूर्व अर्पित ज्ञान है ना। एक तो आपका मेमोरी लेवल जो कि आपको याद कराने के लिए होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल में अवबोध मतलब थोड़ा सा ज्ञान बढ़ता है, और फिर आता है रिफ्लेक्टिव लेवल तो लास्ट का होता है। अंडरस्टैंडिंग में आपका थोड़ा सा आप क्या है मेमोरी से ऊपर उठते हैं और उसके बाद आता है रिफ्लेक्टिव। तो वही कह रहा है कि अर्पित ज्ञान, तथ्य और सामान्यीकृत निष्कर्ष, विचारों, सिद्धांतों में अपेक्षित परिवर्तन लाए जाते हैं और नई सूझबूझ विकसित की जाती है। तो रिफ्लेक्टिव लेवल क्या हुआ, उससे थोड़ा एडवांस लेवल है, थोड़ा यहाँ पर क्या है आपकी सूझबूझ विकसित हो जाती है। अब विमर्शी स्तरीय विचारों के आदान प्रदान में क्रियान्वितकारी संप्रेषण की संभावना अधिक होती है और यहाँ पर शिक्षण के आयोजन हेतु अपेक्षित आवश्यकताएं, समस्याओं और उनके समाधान की प्रक्रिया में छात्रों का अन्वेषण और तत्संबंधी व्याख्या में सहायता प्रदान करने से संबंधित है। तो इसकी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है, समस्याएं और उनका समाधान है ना। रिफ्लेक्टिव लेवल में इतना आपका मेंटल लेवल डेवलप हो जाता है कि आप उससे संबंधित समस्याओं को और उनके समाधान को उसको सॉल्व करके और उससे संबंधित अन्वेषण और तत्संबंधी व्याख्या प्रदान करने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। अब ये दूसरा क्वेश्चन था, यहाँ पर 2 सेट दिए हुए हैं, एवेल्यूशन सिस्टम है और उसके बाद यहाँ पर उसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो फॉर्मेटिव, समेटिव और उसके बाद नॉन रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस, इनको आपको जो है मैचिंग करना था। और ये क्वेश्चन तो 100% श्योर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर देखिए, यहाँ पर पूछा है निर्माणात्मक मतलब फॉर्मेटिव, सुधार की गुंजाइश की पहचान है ना, बीच में ही होता है। फिर आता है समेटिव जो लास्ट में होता है, अधिगम स्तरों का निर्धारण। फिर क्राइटेरियन रेफरेंस की बात करें और नॉर्म्स रेफरेंस और क्राइटेरियन, तो ये नॉर्म्स है मानक संदर्भित, दूसरों के साथ छात्रों के निष्पादन की तुलना, और फिर इसका सही है निकट संदर्भित निपुणता के मानकों को बताना। तो ये इसका हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। इस तरह से ये हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पर देखिए थर्ड है, नीचे दी गई सूची में उन कारकों की पहचान कीजिए जो किसी संस्था में सकारात्मक अधिगम परिवेश के संबंध में शिक्षण को प्रभावित करते हैं। तो इसमें आपको सही ऑप्शन चुनना है। यहाँ पर पहला है जिस सीमा तक शिक्षक स्पष्ट प्रस्तुति देता हो, दूसरा कक्षा के साथ साथ
संस्था में विचारों को साझा करने और खुली चर्चा करने हेतु संभावना है। तीसरा है छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देने के क्रम में प्रदर्शित होने वाली विषय सामग्री पर शिक्षण की निपुणता। चौथा है संस्था अथवा कक्षा सकारात्मक प्रबंधन का बार बार उपयोग किया जाना। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आप लोग जानते हैं, उससे लर्निंग का मोटिवेशन बढ़ाया जाता है। पांचवा है शिक्षक तथा उसके मार्गदर्शन की उपलब्धता। इसका तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सेकेंड और फोर्थ, जो रेड कलर से है यही इसका राइट ऑप्शन है। तो सेकेंड और फोर्थ, यहाँ पर सेकेंड एंड फोर्थ, ठीक है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बहुत ज़रूरी होता है, नेगेटिव नहीं दिया जाता है क्लास में, क्योंकि जैसे कि क्या होता है नेगेटिव में क्या आते हैं, जैसे कि दंड देना है ना, कुछ बोल देना, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। उसी की बजाय पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, शाबाशी देना, बच्चे की प्रशंसा करना, तो उसका मोटिवेशन बढ़ता है, लर्निंग के लिए अच्छा होता है। और दूसरा यहाँ पे कक्षा के साथ साथ संस्था में विचारों को साझा करने और खुली चर्चा करने की संभावना है। तो जब तक टीचर के साथ जो लर्नर है, स्टूडेंट है, अगर वो कोऑपरेट नहीं करेगा और साथ में उसके जो है पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो लर्निंग प्रोसेस उतना अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर। चौथा है एक प्रभावी शिक्षक होने की दृष्टि से निम्नलिखित में से प्रमुख शिक्षण व्यवहार क्या है। प्रभावी शिक्षक के लिए क्या होता है, तो इसमें देखिए फिर वही क्वेश्चन है ना, वैसा ही दिया है। अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को संलिपित किया जाना, मतलब उनको शामिल करना। जैसे कि शिक्षक ये सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि सभी विद्यार्थियों को सीखने में पूरी तरह उनको शामिल किया जाए, मतलब कि सीखने के लिए पर्याप्त अवसर और सहायता मिल रही है नहीं। और तभी क्या होगा, संसाधनों का प्रबंधन प्रभावी ढंग से और सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के साथ स्पष्ट प्रयोजन के साथ किया जा रहा है। तो मतलब ये भी होता है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, टीचिंग लर्निंग एड्स हैं, वो सारे क्या है, प्रभावी हैं कि नहीं है, उसके सीखने की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। स्टूडेंट जो है खुद भी लर्नर उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, वो इंटरेस्ट ले रहा है, तभी ये जो है या इफ़ेक्टिव टीचिंग होती है। आगे देखते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन है छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए उपयोगी प्रभावी लेखन के सिद्धांत हैं। तो यहाँ पर प्रभावी लेखन की बात कर रहा है, तो क्या चीज़ होना चाहिए, यहाँ पर देखिए अतिशयोक्ति पर बल, कोई मतलब नहीं है इसका। विशेषणों का उदारतापरक उपयोग। अब लेखन की बात कर रहा है, इसको यहाँ पर ध्यान देना है, प्रभावी लेखन के सिद्धांत। अब आप देख रहे हैं ना, इस तरह के क्वेश्चन कहाँ आपको किताब में मिलेंगे, ऐसे तो नहीं मिलेंगे, और इस तरह से कहीं पर भी आपको ऐसे नहीं समझाया गया है। तो वो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को काफ़ी कर लेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो इस तरह से यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, देखिए स्पष्टता, संक्षिप्तता और परिशुद्धता, एक्यूरेसी की बात कर रहा है। क्योंकि लेखन में अगर आप ब्लैक बोर्ड यूज़ करते हैं और अगर आपकी ये सारी चीज़ें नहीं क्लियर होंगी तो क्या प्रभावी लेखन होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। स्पष्ट होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए, परिशुद्ध होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए छठा है मिनी समराइज एट द एंड ऑफ ईच क्लास इज कॉल्ड, मतलब कक्षा के अंत में जो लघु सारांश को क्या कहा जाता है, जो बाद में समरी दी जाती है उसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं वर्बल साइन पोस्टिंग, भाषाई संकेत चिन्हांकन, है ना। भाषाई विज्ञान तो कह नहीं सकते हैं, निष्कर्ष कह नहीं सकते हैं, और स्टैगर्ड अंतरीकृत निष्कर्ष, जो ये कंक्लूजन तो नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, भाषाई संकेत चिन्हांकन। भाषा ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, ये ध्वनि प्रतीक जो होते हैं भाषाई संकेत होते हैं, है ना। तो भाषा के बारे में ऐसे कहा गया है। अब देखिए अगला है, और फ्रेंड्स वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपको यहाँ पर पूरे एक ही जगह पे मिल जाएंगे, इसी चैनल पे मैं पूरे सब दे दूँगी आपको। तो जैसे 2019 में कम से कम 10 सेट थे, तो वो मैं सारे आपको दे दूँगी 2018 के। इस तरह से 18 से 19, 20 जितने भी आपके होते आए हैं, ये सब मैं यहाँ पर दे दूँगी। तो इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और एक पूरा बंच मिल जाएगा। और अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं ना, तो 80% क्वेश्चन आपके वहाँ पर सही होने ही होने हैं, ठीक है। और मुश्किल से 15% या 20% ही हर बार कुछ नया ऐड होता है, बाकी क्या होता है वही चीज़ें होती हैं, कॉन्सेप्ट वही होता है, लेकिन बस थोड़ा सा शब्दों में हेर फेर एंटी करता रहता है और यहीं पे फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम उच्च शिक्षा में शैक्षिक प्रौद्योगिकी अनुपूरण के विकास को सही से प्रतिबिंबित करता है। अब उच्च शिक्षा की बात कर रहा है, हायर एजुकेशन सिस्टम आपका है, अभी 10वीं यूनिट है, तो यहाँ पे आईसीटी की बात कर रहा है। इसमें देखिए आपका यहाँ पर ये सही ऑप्शन क्या है, टेक्स्ट बुक सप्लीमेंशन,
प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल, मॉड्यूलर मटेरियल एंड ऑनलाइन मेथड्स। तो आप मतलब क्या करते हैं, जब आपके छोटे स्तर की बात होती है तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं, फिर कुछ कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग की जाती है, प्रोग्राम लर्निंग इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स होते हैं, मतलब प्रोग्राम लर्निंग इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, फिर वही प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल की बात कर रहे हैं, मॉड्यूलर मटेरियल और ऑनलाइन मेथड। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और बनता है ब्लेंडेड लर्निंग। तो उसमें भी क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये भी मैं दूंगी, किसी ईयर में पूछा गया है। और ब्लेंडेड लर्निंग में क्या होता है, आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही जो है दोनों ही मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। तो ब्लेंडेड लर्निंग ये काफ़ी पूछा गया था क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पर देखिए 8वां क्वेश्चन है, कक्ष शिक्षण के संदर्भ में उस आधार भूमि को क्या कहते हैं जिस पर अधिगमकर्ताओं के बीच स्नेहिल और परिपोषक संबंध बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, शिक्षक की भावात्मकता, टीचर अफेक्ट, जितना टीचर और लर्नर के बीच में अफेक्शन होगा वही उसके संबंधों को अच्छा बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो फीडबैक से तो मतलब पता है आपको कि फीडबैक जो कि टीचर को स्टूडेंट के द्वारा से मिलता है, जब वो पढ़ा लेता है तब वो क्वेश्चंस करता है या उनसे और अपना बातचीत करता है, तो पता लगता है कि हाँ स्टूडेंट ने मेरे सिखाए हुए कंटेंट को कितना ग्रहण किया है। और इसी तरह टीचर के लिए भी मतलब इम्पॉर्टेंट होता है फीडबैक, कि जो टीचर अपनी बात बताना चाह रहा है, जो कंटेंट वो प्रोवाइड करना चाह रहा है, वो कितना सक्षम है अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। ये टीचर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और लर्नर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फीडबैक का मतलब ये हुआ। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन है, यहाँ पर भी देखिए सेट फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, इसमें शिक्षण के स्तर है, लेवल्स ऑफ टीचिंग की बात है और प्रमुख विषय की बात है। तो यहाँ पर ही देखिए ऑटोनोमस डेवलपमेंट, अभी तक आपने 3 लेवल पढ़े हैं ना, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। लेकिन ऑटोनोमस डेवलपमेंट भी होता है जो कि शुरू के स्टेज में होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कौन सी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, फील, अफेक्ट्स एंड फीलिंग, ये भावनाएं यहाँ पर ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो ऑटोनोमस लेवल वही होता है जो कि जल्द के साथ ही आपको मिलता है, इसमें भावनाएं होती हैं, बाकी चीज़ें आपको पता हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ऑटोनोमस लेवल की बात करें, स्वायत्त विकास स्तर, तो भाव और भावनाएं होती हैं, स्मृति स्तर पर याद करने की होती है क्षमता, अवबोध स्तर पर क्या है, तथ्यों और उनके उदाहरणों में संबंध देखना, इतनी समझ आ जाती है कि वो मेमोरी लेवल से उठ के ऊपर आता है। और रिफ्लेक्टिव लेवल की बात, समस्या उठाना और समस्या का समाधान। तो ये क्या है, आपके की पॉइंट्स हैं, अगर इनको आप नोट्स बनाते चलेंगे साथ ही साथ तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। बस आपको क्या करना है, की पॉइंट को ही उठाना है और वहीं से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये इसके की पॉइंट है, ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित सूची में ऐसे परीक्षणों को चिन्हित कीजिए जो शोध के संदर्भ में इष्टतम कार्य निष्पादन परीक्षण की कोटि में आते हैं। तो इसमें से कौन से ऐसे परीक्षण हैं जो कि शोध की बात कर रहा है, रिसर्च के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए पर्सनैलिटी टेस्ट, ये तो नहीं होता है, प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट, ये तो पर्सनैलिटी टेस्ट करने के लिए होता है। तो देखिए अचीवमेंट टेस्ट है ना, और उसके बाद आता है आपका इंटेलिजेंस टेस्ट और फिर है एप्टीट्यूड टेस्ट। ये सब क्या होते हैं, शोध के संदर्भ में रिसर्च की बात करें तो ये परफॉर्मेंस की टेस्टिंग के लिए आते हैं। इसमें अचीवमेंट टेस्ट हो गया, कितना अचीव किया उसने, इंटेलिजेंस बुद्धि की बात होती है, और एप्टीट्यूड इंटरेस्टेड कितना है, इंटरेस्ट कितना है उसका, रुचि कितनी है ना। तो ये हो गया आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ठीक है, क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ के करना है, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में बहुत फ़र्क होता है ना। तो यहाँ पर ये हो गया। और फ्रेंड्स वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि और आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिए, क्योंकि मैं बीच बीच में और भी उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी बताती चल रही हूँ। क्योंकि मैंने 2018 से मतलब जब से सिलेबस चेंज हुआ उसके बाद से मैंने पेपर जो भी देखे हैं वो सारे मैं यहाँ पर कंसल्ट करती हूँ चलती हूँ कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, कितना पढ़ना चाहिए आपको, है ना। सभी किताबों में सब कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा, और भी वीडियो प्लेलिस्ट में उनको भी देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होंगी। कक्षा में शिक्षक की वाणी के स्वराघात को कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे शिक्षक की वाणी की बात कर रहा है, तो देखिए इसमें लिंग्विस्टिक है, पैरालिंग्विस्टिक है, नॉन लिंग्विस्टिक है, मैक्रो लिंग्विस्टिक, इसमें सही क्या चीज़ है। ये वर्ड्स तो आपने पढ़े भी नहीं होंगे, आपके बुक में नहीं होंगे। अब देखिए कक्षा में शिक्षक की वाणी के स्वराघात को क्या है, पराभाषिक कहा जाता है, पैरालिंग्विस्टिक है,
ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन है पैरालिंग्विस्टिक। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही टाइप है। नॉन वर्बल सभी को पता है कि यहाँ पर अशाब्दिक संचार होता है, मतलब आवाज़ का उतार चढ़ाव, शारीरिक मुद्रा और फेस के एक्सप्रेशंस होते हैं, आई कांटेक्ट की बात होती है, टच की बात होती है। तो ये सब आपके क्या होते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। ठीक है, तो उसी में होता है पैरालिंग्विस्टिक। यहाँ पर क्या होता है, शब्दों का उच्चारण करते समय किसी वर्ण या अक्षर पर अन्य वर्णों की अपेक्षा जो विशेष या अधिक बल दिया जाता है उसे स्वराघात कहते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही है ना कि टीचिंग की बात करें, मतलब ये इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये कम्युनिकेशन का भी पार्ट है, क्योंकि वहाँ पे आपने पढ़ा है वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही टाइप है। तो ये आपका कम्युनिकेशन के भी उसमें सेक्शन में पूछा जा सकता है और आपका टीचिंग में भी पूछा सकता है। अगर हम टीचिंग लर्निंग की बात करते हैं तो वॉल्यूम एंड पिच ऑफ साउंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, है ना। तो पिच क्या होता है, स्वर की हाईनेस और लो जो उसका स्तर होता है उसकी बात करता है पिच। और ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पे, मतलब जो वेवलेंथ होती हैं ध्वनि तरंगों की फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है। शिक्षक की आवाज़ और सही भाषा की जानकारी जो होती है भाषण के मुख्य कारण होती है। और अगर वॉल्यूम की बात करें, साउंड वॉल्यूम, तो ये लोगों की संख्या और सामय पे निर्भर करता है और इसको नापते किसमें, डेसिबल में नापी जाती है। कई बार ऐसे पूछा जाता है आपका ये जो साउंड से संबंधित क्वेश्चन, या आपके एनवायरनमेंट वाले भी सेक्शन में पूछा जाता है कि ध्वनि को मापने की इकाई क्या है, तो डेसिबल, डीबी इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैरालिंग्विस्टिक। इसमें आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, ये फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के उतार चढ़ाव कैसे हैं, टोन, मतलब जब आप अपना जैसे कोई बात कहने के लिए आप मुंह मतलब अपनी बात को कहने के लिए शुरू करते हैं तो आप स्वयं के बारे में काफ़ी कुछ कह जाते हैं जिनका कि इससे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन वो सारी चीज़ें आपके जेस्चर से और बॉडी लैंग्वेज से ये सारी चीज़ें प्रकट हो जाती हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, किस बात पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं ना। तो ये सारे क्या होते हैं, टोन एंड पिच आर ऑफ वॉइस आर एग्जाम्पल ऑफ पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स, है ना। तो ये हो गया आपका किसी भी बात को बहुत ज़्यादा जोर दे के कहना, ये हो गया आपका पैरालिंग्विस्टिक। यही काफ़ी पूछा जाता है। अब अगला देखिए और लास्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अधिगम परिणाम की सूची में से ऐसे परिणामों का चिन्हित कीजिए जो उच्च स्तरीय परिणाम कहे जाते हैं, है ना। तो उच्च स्तरीय परिणाम, तो यहाँ पर देखिए आपका है लर्निंग ऑफ फैक्ट्स एंड रूल्स, शोइंग द एबिलिटी टू एनालाइज एंड सिंथेसाइज, अवेयरनेस, रिस्पॉन्डिंग एंड वैल्यूइंग। डी है इसका इमिटेशन, मैनिपुलेशन एंड प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। अब देखिए क्वेश्चंस में टर्म्स ही कितने इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं और कितने टफ भी लग रहे हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा, बी है, और ई एंड एफ। तो यहाँ पर विश्लेषण और संश्लेषण की क्षमता प्रदान करना, प्रदर्शित करना, उसके बाद अभिव्यक्ति और सहजीकरण, फिर है संगठन और चरित्रीकरण। तो ये क्या है आपके उच्च स्तरीय परिणाम। अधिगम की बात में कहें तो ये उच्च स्तरीय परिणाम होते हैं। अगर नियमों का अधिगम कहें तो क्या है, नियम तो आपके किस में आते हैं, तो लो लेवल के आते हैं, है ना। और विश्लेषण और संश्लेषण ये तो है ही है, इम्पॉर्टेंट होता है। जागरूकता, अनुक्रिया और अवमूल्यन ये सब भी आपका लो लेवल पे ही होता है। अनुकरण, कार्य संधान और सटीकता, लेकिन उससे बढ़ के किस पे, उच्च अधिगम परिणाम की बात करें तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका सेट 1। उसके बाद हम ऐसे ही रिसर्च एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बीच में जो भी टर्म्स आ रहे हैं इनको भी मैं आपको डिफाइन करती हुई चलूँगी। तो ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल पे बने रहिए और सारी वीडियो देख लीजिए प्लेलिस्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।